अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपको मेरे साथ एक फेस नज़र आ रहा होगा। पहला तारुफ तो इनका ये है कि ये जंग के कॉलम निगार हैं। 2018 की गैर मुतनाज़ा पहली इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें वज़ीर इत्तलात थे और हम बहुत पुराने लड़क बन के कह सकते हैं, नौजवानी के दोस्त हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं मगर बाद मामलात में मेरे उस्तादों में शामिल हैं। जैसे कल मैंने शामी साहब के लिए कहा था, अमेरिका में मुझसे सीनियर हैं। जब मैं कैंडी स्टोर पे नौकरी करता था, ये सेंट जॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। गाड़ी चलाना इन्होंने मुझे सिखाई, अमेरिका की सड़कें इन्होंने दिखाई और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर नज़रियाती तौर पर 2 मुख्तलिफ लोग हैं। मंज़िल दोनों की एक है मगर रास्ता और तरीक़े-कार पर हमारा इत्तेफ़ाक-ए-राय कभी नहीं हो सका। मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, मैं रोज़ लर्न करता हूँ इनसे, रोज़ हम लड़ते भी हैं, मगर मुख्तलिफ नज़रियात के बावजूद हमारे दरमियान कभी कशीदगी नहीं हुई। इन्हें पाकिस्तान में तो सैकड़ों लोग, हज़ारों जानते हैं। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में बहुत लोग जानते हैं। आम आदमी इन्हें शायद ना जानता हो। तो ये इनका बुनियादी तारुफ था। आज हमने फैसला किया कि हम दोनों सियासी चैट करेंगे, कुछ गॉसिप करेंगे, कुछ पाकिस्तान की चीज़ें एक्सचेंज करेंगे, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे, मेरा जवाब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको मालूम है। ये पाकिस्तान में अक्सर व्लॉग पे, टेलीविज़न पे भी बहुत से लोगों ने इनको देखा होगा। तो वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश कि शुक्रिया जनाब, आप मेरे थैंक यू। साथ हैं। तो आप ज़्यादा खबरें देख रहे होते हैं, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप शुरू कीजिए, कहाँ से करेंगे? किस बात पे आज आपने मेरी क्लास लेनी है? नहीं देखिए, आज का टॉपिक बेसिकली जो है, आपने मुजीब शामी साहब बहुत सीनियर हमारे उस्तादों की तरह हैं, बहुत मेहरबान हैं। उनके साथ जो आपका इंटरव्यू था, वो मेरा ख़्याल है कि वहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। आपने उसमें भी मैं नाज़रीन को पहले ही बता दूँ कि सुबह-सुबह वक़ार साहब की कॉल आई कि आखिरी पार्ट में तो शामी साहब ने तुम्हें चारों खाने चित कर दिया। तो उसका जवाब उस वक़्त तो नहीं दिया था, अब दिए देता हूँ। जैसे आपके उस्ताद हैं, वो मेरे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और एक ताल्लुक भी है, तो बहुत सी बातों का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगा और क्योंकि उनके हर जवाब से सवाल निकलता था, मगर जहाँ मुझे मौका लगा, मैंने इस दिल-ए-नातवा ने कोशिश तो बड़ी की थी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। वो शामी साहब तो हिमसेल्फ एक हिस्ट्री हैं, और ये है कि वो माशाल्लाह हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने का हुनर भी बहुत अच्छा जानते हैं। तो हम जैसे तालिब इल्म जो हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे जब उनका मैंने इंटरव्यू देखा, तो उनमें तो डेप्थ है, और आपके सवालात जो थे वो बड़े केयरफुली आपने उनके साथ किए। अमूमन जो आपका होता है, वो वाला मुझे सवालों में काट नज़र नहीं आई। बहरहाल वो तो एक सिलसिला था। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि 2018 में जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, और वो मैं आपको और सब नाज़रीन को बता दूँ कि वो सिर्फ़ 3 महीने की थी, और हमें पता था, और हमारा जो था उसमें ना एक्सटेंशन का कोई चांस था, ना हमें उम्मीद थी, और ना हमें कोई उसकी ख्वाहिश थी। तो 3 महीने हम रहे, इलेक्शन करवाए। अब कुछ लोग उन इलेक्शंस को मुतनाज़ बना रहे हैं, लेकिन मुझे एज़ सच उसमें कोई धांधली हुई होगी थोड़ी बहुत, तो पूरी दुनिया में होती है। लेकिन वो उसमें कोई बहुत बड़े पैमाने पे वो धांधली मुझे नज़र नहीं आई। धांधली का तो मैंने तो नहीं सुना, हालाँकि सबसे बड़ी तनकीद तो फिर मैं ही करता आप पर। मगर मैंने बिगिनिंग में कहा कि वो इंतहाई गैर मुतनाज़ा थे। उससे पहले 35 पंचर भी लग चुके। उसके बाद की हुकूमत पे भी इंटरिम गवर्नमेंट पे इल्ज़ामात मोहसिन नकवी के लगते रहे। आपकी हुकूमत पे तो एज़ सच अस्करी साहब के ऊपर थोड़ी-सी तनकीद थी। हमारे वे दोस्तों में से हैं, हमारे बुजुर्गों में से हैं, मरंजा-मरंज आदमी हैं कि उनको मेरा भी बाद मामलात में बाद मौके पे ख्याल रहा है कि उन्हें नहीं कबूल करना चाहिए था पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो उनका स्ट्रक्चर है, मगर कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगे। देखिए, उसमें वहाँ पे थोड़ी बहुत जो थी, अगर कोई कहे कि इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया या कुछ किया गया, तो वो शायद इलेक्शन इलेक्शन से पहले कुछ कैंडिडेट्स को जो है मिलाने में या अलायंसेस करने में, वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन इलेक्शन वाले दिन या ड्यूरिंग वो जो कहते हैं आरटीएस बैठ गया, ये वो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो नहीं, 2018 के इंतखाबात में आरटीएस का तो है, उसमें आपका दारोमदार टोटल
वो 3 माह की हुकूमत थी। जी ऐसा नहीं है कि आरटीएस नहीं बैठा था, आरटीएस तो बैठा था, जी हाँ, मगर उसमें इंटर्म गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं था। एग्जैक्टली। और जो है इसमें मैं ये कहूँगा कि वो जिक्र हुआ शामी साहब का, तो जब हम गवर्नमेंट में आए चंद दिन ही हुए थे, और उसमें जो है हमें पता चला कि शामी साहब और एक नवाए वक्त ग्रुप के इश्तहारात बंद हो गए हैं। तो ज़ाहिर है, बीइंग एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरे से रब्ता किया, तो मैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब मेहरबान भी थे, पुराने जानने वाले भी थे, और मैं उनके साथ लिखता भी रहा था। तो ऑफिस भी मेरा उन्हीं के सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी, अब शामी साहब आपके भी बहुत करीबी दोस्त हैं, और नवाए वक्त भी है, तो ये इश्तिहारात बंद हुए हैं, तो इनको खोलने के लिए जो है आप हुक्म कीजिए कि कैसे करें। तो वो प्रोफेसर अस्करीन साहब कहते हैं कि अच्छा, आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं आपको बताऊंगा। तो आफ्टर सम टाइम मुझे जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन आई कि जी, नवाए वक्त के इश्तिहारात जो हैं वो तो खोल दिए गए हैं, लेकिन शामी साहब के थोड़ा टाइम लगेगा। अब आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या नहीं थी, लेकिन ये कि ये तो एक वाकया था जो मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली तो सारे हो गए। लेकिन आज भी, आज मैं देख रहा था एक्स पे, कि डॉन अखबार के बाद डॉन के जो दूसरे उनके रेडियो और दूसरे हैं, वहाँ से भी गवर्नमेंट के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। तो मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में रहते हुए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप किसी को उसके जो वो बताना चाह रहे हैं, जो वो लिखना चाह रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप इश्तिहारात को जो है एक ज़रिया बनाएं। तो वहाँ पैसे भी तो बनते हैं ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, डीजीपीआर कहते हैं करोड़ों की पोस्ट होती है। आप 3 महीने रहे, हम तो कोई इल्जाम नहीं लगाते, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो हो सकता है डॉन ने भी पैसे ना दिए हो, उस वक्त शामी साहब ने भी ना दिए हो। वो कहते हैं ना, हे यू नेवर नो। तो हमें तो नहीं पता सच्चाई क्या है। नहीं, वो उसमें फाक सब डीजीपीआर या जो फेडरल गवर्नमेंट में इश्तहारात रिलीज होते हैं, उसमें आई एम श्योर के मैंने तो खैर कभी दखल नहीं दिया था उसमें, ना मैं उसमें इंटरेस्टेड था किसी भी उस चीज़ में, लेकिन एवरी डे लाखों करोड़ों के इश्तहारात रिलीज होते हैं। और जो मैंने सुना था कि उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो ऊपर जाती है। अब ऊपर कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है, और उसके बाद हालात और ज़्यादा मेरा ख़्याल है ख़राब हो गए। और अब तो सुना है कि जो वो एक अमाउंट मखसूस थी, वो भी बढ़ गई है अब इश्तिहारात की मद में। तो ये, लेकिन उसमें आई टेल यू कि ये अखबारात, उनके बजाय जो मिडल मैन, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं जो रिलीज़ करती हैं, उनका बड़ा मेजर रोल होता है इसमें। तो वो बेसिकली वो बड़ी बेनिफिशरी होती हैं जी। वो आपकी बात पे मुझे याद आ गया कि मैंने 3-4 दिन पहले कहीं पढ़ा कि बलूचिस्तान की आबादी ध्यान में लाइए, वहाँ जो टोटल अखबारात हैं उनकी तादाद तो मुझे याद नहीं रही, मगर उनकी कुल अशात 12 लाख है। हर 4 आदमी पे एक अखबार पढ़ रहा है, और पता नहीं कितना बजट है। तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि करप्शन जो है ना उरूज पे पहुंच चुकी है। कि बलूचिस्तान का एजुकेशन रेट, उसकी पॉपुलेशन, उसका एरिया, जो उसकी डायनामिक्स है और ट्रेन है, उसको सब देखते हुए 12 लाख की सर्कुलेशन, हंस हंस के आदमी पागल हो जाए। तो एक लूट मार का अड्डा तो बन चुका है, वो तो सबको पता है, और आप तो मुझसे हजारों गुना ज्यादा है। अब शामी साहब भी तारीफ कर रहे थे पंजाब हुकूमत की, गवर्नर्स की, मगर जो हम देखते हैं, मुझे आप बताइए, आप तो इनका बड़ा हिस्सा भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सफाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, मगर आप समझते हैं कि ये मीलों कोसों लंबी सड़क, सैकड़ों मील लंबी खाकरों भी से साफ कर सकते हैं हर गली देखिए मोहल्ला? देखिए हमारे वहाँ पे एक्चुअली पॉलिटिकली, जब आप ज़्यादा, आप तजुर्बा ना हो आपको, या फिर आपको कुछ ऐसे लोग घेर लें जिनमें बड़े सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, तो फिर इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब आप ये देखिए, स्मोक था और एनवायरनमेंट का इशू था, तो उसमें इन्होंने स्मोक गन्स मंगवाई।
अब उससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लोग गवर्नमेंट के और टैक्स पेयर्स के करोड़ों अरबों रुपए बेकार हो गए। आप उसके बजाय कोई लॉन्ग टर्म एक्शन करें, आप कोई दरख्तों की प्लांटेशन करें, आप फसलों को जलाने से रोकें, आप इस किस्म के काम करें। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की, जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, कि वो लोगों को फौरी रिजल्ट दिखाना चाह रही होती हैं, क्योंकि उनके लिए जो है ये भी श्योर नहीं होता कि वो अपनी पूरी टर्म गुजारेंगे। तो जितना अरसा गुजार रहे होते हैं वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमारा क्रेडिट जो है वो लोग जो हैं वो देखें कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अब साफ सुथरा पंजाब या आप तजावीज़ात ख़त्म कर रहे हैं, फाइन, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो करने वाले मामलात हैं वो महंगाई पे काबू है। और मैं आई एम अमेज्ड के ये मुस्लिम लीग नून जो थी, ये पहले गरीबों के लिए महंगाई में सस्ते बाजार, रमज़ान बाजार और बहुत कुछ करती थी। बट फॉर द लास्ट, ये इस दफ़ा जो मैंने देखा है, उनकी तवज्जो शायद दूसरे मामलात की तरफ ज़्यादा हो गई है। मुझे कोई बता रहा था पाकिस्तान, मैं तो अभी यूएसए में हूँ, कि चीनी 220 रुपए किलो और आटा शायद 160 रुपए किलो है। तो अब जो वहाँ पे मेजॉरिटी जो है, इशराफिया कह लें या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कहते हैं हमारा तो ये मसला नहीं है। लेकिन जो गुर्बत से नीचे करोड़ों अवाम है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी इशू है ना जी। उनको शाह साहब ने ये सफाई। भी कहा कि जो डेटा है वर्ल्ड बैंक का हमारी पॉवर्टी के एतबार से वो जी लॉजिकल नहीं है, इनफॉर्मल हमारी जो है इकॉनमी भी है, और दो वक्त की रोटी के बगैर इतने लोग कैसे सोच सकते हैं। तो मुझे उस पर भी ये वाकया याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें नादिन। ये कोई 2013-14 की बात है, नाम तो नहीं दूंगा, कि हम एक एमएनए के बेटे के घर पर थे। वो भी बड़ी नोन आदमी है, वो अपने इलाके की तारीफें कर रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब हम बाहर निकले तो वकास मुझे कैंट के एरिया में जो रेलवे ट्रैक है गुलबर्ग और कैंट को जो अलग करता है, वहाँ एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। तो उस जमाने में शहबाज शरीफ जो है 4 रुपए की रोटी बेचने की शायद जिद कर रहे थे, 5 रुपए की। तो वकास ने मुझसे कहा, अच्छा वकास साहब बहुत ही बारीक काम लगाते हैं, सटायर इनका बड़ा कमाल है। तो इन्होंने बहुत ही रसान से मुझसे कहा कि इससे पूछो रोटी कितने की है और ऑर्डर दो खाने का। अच्छा वहाँ मक्खियाँ ही मक्खियाँ थी। बहरहाल, अच्छा हम तो सादे सुधे आदमी हैं, लोग मलंग। हमने उसे ऑर्डर दिया, हमने कहा पहले ये बताओ नान कितने का, अपने आप को गरीब जाहिर किया। तो उसने कहा कि जी शहबाज शरीफ वाला नान 4 या 5 रुपए का है, और अगर आपने नॉर्मल नान नान लेना है तो वो 8 रुपए का है। तो मैंने कहा ये क्यों? कहने लगा वो समझता है अपने आप को कि वो जो कह देगा सूर फूक देगा और हम सुन लेंगे, हम आटा महंगा लेकर आएंगे, इसके कहने पे 4 रुपए का बेचेंगे। तो हमने 4 रुपए वाला भी बनाया हुआ है, आपको वो लेना है वो ले लें। तो गो हैड, आई एम सॉरी। जी, बिल्कुल, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं। और दूसरी बात, करप्शन की आपने बात की ना जी, करप्शन में आई टेल यू के करप्शन पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में भी है, हमेशा से है और रहेगी। लेकिन खाली करप्शन के साथ साथ काम भी होने चाहिए। आई मीन, हमने प्रीवियसली देखा है मोटरवेज बनी है और बड़े बड़े बहुत प्रोजेक्ट्स थे। आप अगर सारे जितने भी पिछले दौर हैं उनकी करप्शन इकट्ठी करें तो चंद बिलियन डॉलर होगा, जो कि कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। आपके महीने की रेमिटेंस शायद इतने की हो। बट द इशू इज के कुछ फैसले आपके जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो बाद वाली जनरेशन्स को भी भुगतने पड़ते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप ने जो आईपीपीज लगाए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, या सोलर वाले लगाए, मैं ये नहीं कहता कि करप्शन की है, वो लोगों को पता है जो भी सूरत हाल थी। लेकिन उसके बाद हमारे, आप ये देखिए कि आम आवाम को किस कदर परेशानी थी और अब भी बिल देने में प्रॉब्लम है। उसके अलावा हमारी इंडस्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हम पूरी दुनिया को compete ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपने लालच में, या उस वक्त कोई नाअहली कह लें, और उसको कोई एडमिट नहीं कर रहा। जब मुझे याद है जब कायद आजम सोलर पावर लगा, आई एम श्योर इस वक्त डिफेंड करने वाले बेशुमार लोग होंगे, लेकिन जो उसका पर किलोवाट या पर वॉट जो उसका रेट था वो पूरी दुनिया से तकरीबन दुगना था। अब मैं उसमें ये नहीं कहता कि उसमें कमीशन खाया गया या उसमें कुछ किया गया, बट आई टेल यू कि ये आप, मैं तो ये कहता हूं कि आप बेशक करप्शन कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि लोग जी सकें। अब हमारे एक, आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारी जो हमने कतर से और को प्राइवेट
जो है डिफरेंट एक आधी कंपनी से हमने गैस इंपोर्ट की। उस वक्त ये था कि गैस की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं, हमने मुआहदे कर लिए फ्यूचर के भी और हाई रेट्स थे, गैस नीचे आ गई। अब एज पर एग्रीमेंट हमें वो गैस जो है वो तो इंपोर्ट करनी है, उनसे लेनी लेनी है, वहां तो होल्ड नहीं कर सकते वो। तो जब हमारे क्योंकि पास करप्शन की मैं आपको गवाह नहीं बनाऊंगा, मगर आपके इल्म में है कि ये भी नवाज शरीफ के दौर में जो उनके साबिक समझी भी होते हैं सैफुर रहमान, जो आपके मंजर पे कहीं नहीं थे, मगर हर डील में वो गैस की मौजूद थे। और ये सरकारी अफसर इनके ही पॉलिटिकल साथी हमें बताया करते थे लाहौर में कि चाइना में भी साथ होता था वो, और कतर गवर्नमेंट तक को पता नहीं था और डील हो रही थी बीच में। तो ये तो हालात थे। अफाक साहब, ऐसे लोग जो हैं हर गवर्नमेंट में होते हैं। परवेज मुशर्रफ दौर में भी ऐसे लोग थे जो हर डील में पहुंचे होते थे, और इस वक्त मौजूदा दौर में भी ऐसे लोग हैं जो हर डील के अंदर मौजूद हैं वो। लेकिन मकसद ये है कि आपको, आपके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं, आप लोन ले रहे हैं और लोन भी इस कदर ले रहे हैं कि पिछले अगले रिकॉर्ड बराबर हो गए हैं। तो आप बजाय इसके कि उनको किसी ऐसी चीज पे किया जाए, आप अरबों के इश्तिहारात दे रहे हैं या और दिखावे की चीजें कर रहे हैं। आप एक ही जो गांव में कोई प्रोजेक्ट है, कोई गली है, उसको दोबारा आप रिकारपेट कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो इट्स ऑल वेस्टेज। आप अगर देखें हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और स्कूलिंग की क्या प्रॉब्लम है। अब हमारे जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के स्कूल, अब हमारा जो वजीर तालीम है माशाल्लाह वो एचिसन के पढ़े हुए हैं। अब एचिसन के पढ़े हुए बंदे को जो है सरकारी जो एमसी हाई स्कूल या मिडिल स्कूल है या गर्ल्स स्कूल है सरकारी, उसमें जो इश्यूज हैं वो उनको तो नहीं पता। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो है हर जिले में एक वो स्कूल बड़े बना दिए, लेकिन एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, आपकी ट्रेड खत्म हो गई है, आपके पास जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो जॉब क्रिएशन नहीं रही। अब जो यूथ हमारी माशाल्लाह आबादी जो है आपको पता है वो तो रुकने का नाम नहीं लेती। तो अब उस आबादी को, बढ़ती हुई आबादी को आप कहाँ खपत करेंगे? आपको पता है आफाक के बाहर की दुनिया में अब रास्ते बंद होते जा रहे हैं। आप यूएसए में देख लें, आप यूरोप में देख लें, कनाडा देख लें, मिडल ईस्ट रह गया था, लेकिन आप मिडल ईस्ट में जो है आप फूड डिलीवरी या पांडा डिलीवरी पे जो है आप अपने मुल्क की हालत नहीं बदल सकते। यू नीड टू हैव क्वालिफाइड पीपल। अब हुआ ये है कि भारत ने बहुत पहले ये सोच लिया था। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी लोग जो हैं उनको ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। आप भी अक्सर कहते हैं जी वहाँ भी गुर्बत है, बिल्कुल है। आपने अभी रिसेंटली देखा और कहा कि हैवी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और भी आ रही, तो हमारे क्यों नहीं आ रही? हमारे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमने सोचा है इस तरफ। वहाँ स्कूलों से शुरू होती है कोडिंग, अपने तो यहाँ पे। स्किल्ड वर्कर ही नहीं है। तो स्किल वर्कर्स के लिए आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आप स्कूलों से करें, आप उनकी इंग्लिश बेहतर करें, आप उनको एथिक्स सिखाएं, आप उनको इंटरेक्शन विद इंटरनेशनल मार्केट बताएं, आप ट्रेंड्स बताएं। आप तो सिर्फ डिग्रियां देने पे लगे हुए हैं, और उस पे सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है चूंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं थे या प्रॉपर डाइवर्ट नहीं किए, तो प्राइवेट एजुकेशन आ गई, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है लाखों रुपया ले रही है, उसने डिग्री देनी है, कहीं कुछ अच्छे काम भी हो रहे होंगे, अब तो लेकिन मोस्ट, सरकारी यूनिवर्सिटियां भी, कराची यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर के 66,000 रुपए। वो तो फिर देखे ना, अब एजुकेशन जब इतनी महंगी हो जाएगी। और अब मैंने ये देखा और सुना है वहां पे पाकिस्तान में कि बच्चे जो हायर डिग्रियां भी ले रहे हैं, चूंकि जॉब मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो उनके पेरेंट्स जिनको रिटायर हो जाना चाहिए एट सर्टन एज, वो मजबूर हैं और ज्यादा काम करने पे कि अपने खानदान को, उन बच्चों को जिन्होंने उनको सपोर्ट करनी थी वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और अब क्या हुआ है, चूंकि उनका आउटलेट नहीं है, उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, तो इस दफा बड़ी अलार्मिंग एक इतला है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे एनरोलमेंट 30 से 40% कम हुई है इस दफा। उसकी दो वजूहत है। जामा पंजाब में तो 30 सीटों के लिए 4 सीटें अप्लाई हुई हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि डेट एक्सटेंड की गई है एडमिशन की 3 बार।
जी, मैं सरकारी तो चलें फिर भी कंपटीशन होता है वहाँ पे। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो धड़ाधड़ डिग्रियाँ और उनमें से 60 टू 70 80% डिग्रियाँ ऐसी हैं जिनका कोई बात में यूटिलिटी नहीं है। तो वो जब अब आप एक एक प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स नहीं है हायर एजुकेशन के बाद, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है। आप इतनी फीसें देंगे कहाँ से? तो एक मुल्क जिसने दुनिया को compete करना है, आगे बढ़ना है, उसमें तो ये बड़ी मायूस कुन बात है जी सारी। ये लाहौर में, क्योंकि आप लाहौर से हैं, ये ताजिर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? कल भी बैठे हुए थे कि अगर आप नहीं देखेंगी मोहतरमा वज़ीर-ए-आला साहिबा तो हम ट्रांसपोर्टर के साथ मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टर ने तो बहुत पहिया जाम हड़ताल कर दी है पूरे मुल्क में, और मजीद की भी ऐलानात कर रहे हैं वो। तो वही कह रहे हैं कि जी अगर आपने इन बातों को नहीं रोका तो हम ये कर देंगे और हम भी ट्रांसपोर्टर से मिल जाएंगे। आपके वालिद के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हम तो आपके बाजू बने। और जिन लोगों ने आपके जलसे करवाए, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप उन्हें ही अंदर कर देती हैं। एक ब्यूरोक्रेट जाता है, दूसरा आ जाता है, सारा दिन हम उन ब्यूरोक्रेट से बातें करें या अपना कारोबार करें। ये कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। देखें प्रॉब्लम ये है कि अब रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करना है? हम पे आईएमएफ का प्रेशर है, हम पे दूसरे प्रेशर्स हैं, हम टैक्स जो सैलरीड क्लास है, उनसे तो जो मैक्सिमम स्क्वीज़ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब वो सब बैरूनी भी इदारे और मुल्क में भी एफबीआर और दूसरे कह रहे हैं कि ये ताजर टैक्स नहीं देते। अब ताजर्स की पोजीशन आप देखें तो मार्केटें खाली पड़ी हैं, बायर नहीं है, बिकॉज़ अनसर्टेनिटी है और दूसरी बात महँगाई है इतनी, खर्चे पूरे नहीं होते लोगों से। तो मेरी अक्सर जब वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वो दुकानें हैं या दूसरी चीज़ें हैं या प्लाज़े हैं वो रेंट पे दिए हुए हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि हमारे जो टेनेंट्स हैं, जो किराएदार हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमसे तो इतना किराया आप कम कर दें, हमारे इतनी सेल नहीं हो रही, बिक्री नहीं हो रही, तो आप किराया कम कर दें। जब ये सिचुएशन होगी तो आप उनको जब मज़ीद स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो चीखेंगे। और ऊपर से मैंने आपको बताया ये यूटिलिटीज़ के बिल जो हैं, ये एक बहुत बड़ा बोझ है, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे, रिटेल में भी, हर जगह पे। आपने एक स्टोर बनाया हुआ है, आपके गर्मियाँ इतने महीने रहती हैं, आपने एयर कंडीशन भी यूज़ करना है, हर चीज़ करनी है। तो जो बंदा ईमानदारी से बिल देता है, तो वो तो जितनी सेल में से अपना प्रॉफ़िट बनाता है, वो सारा तो बिल में चला जाएगा उसका। तो वो या चोरी करेगा या जैसे भी करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी तरफ एड्रेस किया जाना चाहिए। ये खाली आप पीली नीली वर्दियां पहना के या डिफरेंट फोर्सेस एनफोर्समेंट के लिए अब आप देखें प्रकाश, ये आप। बताइए कि इतने बड़े सोशो पॉलिटिकल कयास में बैड गवर्नेंस भी है, करप्शन भी है, इसमें कोई रास्ता नजर आता है कि उस वो क्या तरीकेकार है? देखें, हम कर्ज कर रहे हो, कितनी तनकीद कर रहे हो, चाहते तो यही है ना कि ये दुरुस्त हो किसी सूरत से। जी और सब यही चाहते हैं, सबके दावे यही हैं जैसे मैं दावा कर रहा हूँ। तो इसका दरमियानी रास्ता क्या है? ये कैसे दुरुस्त होगा? देखें अब ये तो मिलियन डॉलर सवाल है। मेरा ख्याल है मैं मेरे जैसा बंदा जो है वो तो इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक जो है ऐसी आपकी टीम हो कि जो ना सिर्फ करप्शन या ऐसे मामलात से दूर हो, बल्कि एक्सपर्ट भी हो अपने मामलात में, और उसमें किसी किस्म के इंटरफेरेंस ना हो, ना पॉलिटिकल ना कोई दूसरी। और वो जो भी काम करें उसमें वो ये समझें कि वो आवाम के जो हैं नौकर के तौर पे कर रहे हैं। आप आई एम अफ्रेड टू से, मैं फिर आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ नेबरिंग कंट्री की। आप टीवी पे देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वहाँ की पार्लियामेंट को देख लें, वहाँ के आप पुलिस कमिश्नर को देख लें, वहाँ के आप किसी भी अफसर को देख लें, तो उनके लिबास, उनके जो दफ़ातर या उनके जो है रहन-सहन, उसमें सिंप्लिसिटी है, सादगी है। और अच्छा, इन कम बड़ी सॉरी टू कट यू, वो सादगी के साथ लूट रहे हैं। कल मैंने उनका नया स्कैम पढ़ा कि 35 लाख करोड़ रुपए लूट लिए गए लोन देकर, और छोटे बिजनेस को
और बड़े बिजनेसमैनों ने वो बंद करवा दिए या खरीद लिए। 20 उसमें गुजराती, मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी कि मैन्युफैक्चरिंग में 20 लोग थे, 20 में से 11 गुजरात के। और असेंबली में खड़े होकर बताया गया कि जी 50 लाख करोड़ दिया गया था, मुश्किल से 15 लाख करोड़ वसूल हुए। और कल पता चला जनाब के लोकतंत्रिया वहां पे भी डीलें बन रही हैं, सोशल मीडिया वहां पे भी आपको पता है कि मोदी साहब बहुत शुक्रिया, वी लव यू, कि आपने 12 मुल्कों में, साउथ एशिया के 12 मुल्कों में सबसे नीचे हमारी करेंसी आ गई, आपने क्या कमाल दिखाया, 11 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। तो लूट मार करप्शन तो वहां भी है, हालात नहीं तो वहां भी नहीं खराब। आफाक साहब, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं लूट मार पे तो बात ही नहीं नहीं, कर मैंने रहा। उसी का जवाब दिया कि वो मैं सादगी ये में। कह रहा हूं कि आप अपनी अपीयरेंस में अपने आप को सादा रखें। देखें, वो भारत तो फिर भी बड़ी इकोनॉमी है, हम हजारों अरब जो है कर्ज लेते हैं, और हमारा आप लाइफस्टाइल देखें, एक असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस देखें, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस देखें, उनके पीछे स्टाफ देखें, गाड़ियां देखें, आप एक एमपीए या मिनिस्टर्स का जो है एंट्राज देखें, आप उनके स्टाइल देखें, और उससे ऊपर भी लीडर्स जो हैं उनका देखें। तो पैसे होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप गरीब आवाम के को रिप्रेजेंट करते हैं या उनको आप फेस करते हैं, तो आप उनको मजीद डीमोरलाइज तो ना करें ना, आप उनके साथ उनके लेवल पे रहें। तो और आवाम को उन क्या फर्क पड़ता है। वो शामी साहब तो कल कह रहे थे कि आपकी खामख्याली है, हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं है, अवाम मुतमईन है, वरना बाहर निकल आते हैं। वो अयूब खान के दौर में भी निकले और पीएन भुट्टो के खिलाफ भी निकले। अगर हुकूमत पॉपुलर ना हो वो तो फारिग हो जाती है, तो इसका मतलब है कि रावी चैन ही चैन दिखता है। नहीं, डेफिनेटली होगा। मैं अब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता उनकी बात को, लेकिन बात यह है कि कोई भी इंडिकेटर्स जो हैं हमारे, अगर वो फर्दर आगे की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, तो हमें बड़ा मुतमईन रहना चाहिए। लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रोज नए स्कैंडल्स आ रहे हैं, अरबों रुपए के स्कैंडल्स आ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज ये क्रैक डाउन कर रही है इलीगल तजावीज़ात पे, तो जब ये बने थे उस वक्त ये महकमे कहाँ थे? यही अफसरान वहां बैठे थे। तो आप पहले उनको तो पकड़े ना, कि आपने पहले अलाउ क्यों कर दिया। और उसमें ऐसा भी हुआ है कि बाहर जो लोग थे उन्होंने कुछ स्कीमों में घर बना लिए, और कुछ अरसे के बाद वो मुतलका जो अफसरान थे मिली भगत से वो लोग आगे पेपर्स लेके कि ये तो घर आपका है ही नहीं और आपको निकलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, एहतसाब जब तक वहां से नहीं होगा, आप ये पब्लिक को जो है मजीद नहीं ये स्क्वीज तो कर सकते। पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूमत चला रहे हैं। जब मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कराची में जाकर इनलीगल बिल्डिंग गिराने का हुक्म दे, उसमें दर्जनों लोग मर गए जिन्होंने 4-4 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट लिए थे, सदमे से, पूरी उम्र की कमाई थी। मगर कि माशाल्लाह से उस चीफ जस्टिस गुलजार ने किसी महकमे के अफसर को बुला के सजा नहीं दी, किसी से बात पूछ नहीं की, किसी से, चीफ मिनिस्टर से, किसी वजीर बल्दियात से, किसी लैंड डायरेक्टर से, किसी केडीए के मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ गरीबों को नुकसान पहुंचाया। नहीं तो ये आफाक तो साहब, हमारा ऐसा चलन है। मैं इस चीज को नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। हमारी जुडिशरी में ऐसे ऐसे जो जजेस थे जो कि जिनका डर था, खौफ था। मैं अभी एक देख रहा था, एक साहब बड़े बहुत बड़ा नाम है, वो कह रहे थे कि जुडिशरी को इसलिए हमें ये चेंज करना पड़ा जो हालिया तरमीम हुई है, कि वहां पे तो जज साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो चार्जशीट कर देते थे। अब आप मुझे बताएं कि किसी जज ने अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट गलत किसी चीज पे किया है, तो फिर आप एतराज करें ना उस चीज पे। अगर आप किसी भी बड़े आदमी को करप्शन पे रोक रहे हैं और वो चीज जो है वो लोगों को जो है वो हजम नहीं हो रही, तो ये तो ज्यादती है। ठीक है, फेवरिज्म हर जगह होता है, लेकिन जुडिशरी का जो एक डर था, खौफ था, अब आपको पता है। बल्कि इसमें ये अभी की बात नहीं है, मैं कोई एक दौर की बात नहीं। यहाँ आई एम सॉरी, हम्बली आई कंट्राडिक्ट यू, जी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में अदालत को बोलने का कोई हक नहीं है, सियासी लड़ाइयों में।
वो फैसला नहीं सुनाएगी। ये गलत है। यूसुफ रजा गिलानी पर गलत हमला हुआ था। नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई थी कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। ये तो सब प्रूवन है ना। जो हक है सच है कहना चाहिए ना। नहीं तो पीछे फिर से व्हाट्सएप आते थे, सबको मालूम है। आफाक साहब फिर नहीं जो मुझे मुल्क में नहीं मुझे ये बताइए, ये चीफ जस्टिस का काम है कि एक हॉस्पिटल पे जाके छापा मारे, वो डॉक्टर को बरतरफ कर दे, कंपाउंडर को निकाल दे, और क्या नाम है, मेडिसिन चेक करे। ये काम है चीफ जस्टिस का। नहीं तो ये जिनका काम है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर कौन? चीफ जस्टिस नहीं करेगा, आप हुकूमत चेंज करे ना, अवाम चेंज करेगी अपने नए इंतखाबात के वक्त पर। ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है। ये हाँ, उसकी अब आइडियोलॉजी आपने नहीं है। बात की ना कि गवर्नमेंट जो है वो अवाम जो है वो चेंज करें। जब अवाम जो है, जो इतने पावरफुल लोग हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी हुकूमत आए, वही लोग जो है दोबारा एम्पावर हो जाते हैं और तो उनको कौन लाता हटाना। है? ये अवाम घर में क्यों बैठी रहती है? बाहर निकले ना फिर। अगर गलत है, मैं तो शामिर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर ये अनपॉपुलर हुकूमत है, मुझे से भी लोग रोज कहते हैं, तो ये हमें तकलीफ है, हम बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे, ये क्यों नहीं बाहर निकल रहे? ये 160 रुपए अपने आटा बताया, 200 मैं 130 रुपए पे छोड़कर आया था और 110 पे गया था। अब 220 पे हो गई है। वो तो वैसे ही नॉर्मल है, होटल वैसे ही बाहर भरे हुए होते हैं, वही गुटके खा रहे हैं। मैं तो कराची का बताऊंगा, या मरी गया हूँ इस्लामाबाद, और वही सिगरेटें चल रही हैं, लंबी लंबी बहसें हो रही हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। तो उसको देखते हुए तो मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब ये सारा कुछ जो है, ये जितने लोग बैठे गपशप लगा रहे हैं या सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं या यंगस्टर स्कूलों में नहीं जा रहे, तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना उसकी। तो उसमें जो है, अगर जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वो उनको एक सर्टेन रास्ता नहीं दिखाएँगे, एक पाथ नहीं दिखाएँगे, तो फिर आप कैसे आगे जाएँगे? कौम कैसे तरक्की करेगी? अब देखते क्या हैं, इंडिया पर, अफगानिस्तान पे, वो बताए ना जो आपस में बातें करते हैं कि इंडिया कहाँ जा रहा है, उससे ताल्लुकात हमारे क्या होंगे। अफगानिस्तान पे तो शामी साहब ने कहा कि वो तो हमारे बगैर रह ही नहीं सकता, उसका तो गुजारा ही नहीं है हमारे बगैर, उसकी तो सारी किसका स्टेट। किसका जी? अफगानिस्तान का। देखिए, अफ़गानिस्तान में हमारी पॉलिसीज़ थी वो डेप्थ वाली, वो सारी तो अब वो पुरानी बातें हो गई ना जी। अब जो हमें तो ये देखना है कि हालात इस वक़्त क्या हैं। अफ़गानिस्तान में जो है, मैंने तो ह्यूमन राइट्स पे लिखा भी है कि वहाँ पे जितने बदतरीन हालात हैं, मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया में नहीं है, स्पेशली ख़वातीन और बच्चियों के हवाले से तो बदतरीन है वहाँ पे। और मैं तो उनको इंसान ही नहीं समझता जो वहाँ पे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आई डोंट नो। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अफ़गानिस्तान को अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही एज़ फ़ार एज़ ट्रेड इज़ कंसर्न। वो पहले होता था कि हमारे यहाँ से आटा भी जाता था, गंदम भी जाती थी, लाइव स्टॉक भी जाता था, हर चीज़। अब उन्होंने अल्टरनेट बंदोबस्त कर लिए हुए हैं, उनका जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट से और दूसरी जगहों से आ रहा है। अब प्रॉब्लम हमारी, हम तो पहले भी वहाँ से या सेब लेते थे या कोई इस किस्म का ड्राई फ्रूट आता था वहाँ से। मसला कहाँ पे है? मसला वहाँ पे है कि दोनों मुल्कों में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इल्लीगल स्मगलिंग और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। उनका काम खराब हो रहा है इस वक्त सारा, क्योंकि जो आपके ड्यूटी फ्री आते थे वो सारे वहाँ से रिवर्स हो जाते या रास्ते में ही आ जाती थी चीज़ें स्मगल्ड जो होती थी तो हालात अफगानिस्तान। कैसे खराब है? इंडिया के रुपए के मुकाबले में भी अफगान रुपया ज्यादा मजबूत है। देखिए, अफ़गानिस्तान में ठीक है, वो उस मुल्क में जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई आपको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे आपका मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप जो है, आपका खर्चा क्या है गवर्नमेंट का? कच्ची सड़कें हैं वहाँ पे। जो ज़्यादा सीरियस बीमार होते थे, वो ऑपरेशन के लिए पेशावर आते थे। तो वहाँ पे तो जो है, हाँ, वो जहाँ तक मंशियात और ये इस किस्म की इल्लीगल स्मगलिंग है, उस वो वाला काम जो है वो बड़ा लुक्रेटिव था। उससे पहले असले का काम होता रहा। और सबसे बढ़ के ये जो दहशतगर्दी है, इसमें भी जो है वो जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं उसमें। तो अफगानिस्तान जो है उसके साथ हम, मेरा ख्याल ये है कि वो
वी शुड कीप ऑन प्रेसिंग देम के दहशतगर्दी में जो है आप एक्टिवली सपोर्ट ना करो उन लोगों को जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब बाकी नॉर्मलाइजेशन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया, स्पेशली जब हमने अफगानियों को, जिनको के पहले हमने आने दिया, उनको हम वापस भेज रहे हैं धड़ाधड़। तो अब उनसे रिलेशनशिप जो है वो बस ऐसे ही रहेगा। इंडिया के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो आई डोंट नो इस वक्त हुकूमत की क्या पॉलिसी है। हालांकि यही मियां नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने एक वक्त में उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था पाकिस्तान में, और उस वक्त था कि कुछ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब जो हमारी थोड़ी सी भारत तो करेगा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन हम भी कोई कम हॉकिश नहीं है। हम भी अब स्पेशली वो जब वो एक स्टैंड ऑफ हुआ और झड़प हुई उसके बाद हम लोग जो हैं वो ज्यादा, मेरा ख्याल ये है कि कभी भी जंगों की तरफ या बड़े झगड़ों की तरफ जाने की पॉलिसी जो है वो कोई भी मुल्क हो उसकी इकोनॉमी को भी डिस्ट्रॉय करती है और लोगों का फ्यूचर भी तबाह होता है। तो हमें फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हमारे हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात जो हैं अगर बेहतर नहीं तो नॉर्मल रखें जी। तो उसके कोई आसार नजर आते हैं? फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे जी। अगर क्योंकि दोनों तरफ जो है ताल्लुकात बिगड़े रहे हैं और हालात गर्म रहे हैं, तो दोनों तरफ जो सियासी क़यादतें हैं उनको फायदा है इस चीज का। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये जो सोसाइटी है हमारी, स्पेशली रियासत की बदनज़मी की वजह से आम आदमी इनसिक्योर, जब इनसिक्योर होता है तो लालची होता है कि मैं अपना घर भर लूं, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं जॉब मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे को मिल जाए, पता नहीं मेरिट के ऊपर तो इसको मिलेगी नहीं। तो आप समझते हैं कि कोई हुकूमत भी आ जाए जितने बड़े पैमाने पे अखलाकियात की तबाही हुई है, मोरलिटी खत्म हुई है, वो क्या जो ये सियासी पार्टियां हैं जो मौजूद हैं, अथॉरिटेरियन सिस्टम भी हम मानने को तैयार नहीं है। मैं ही बोलना शुरू हो जाता हूँ, कोई भी आ जाए, अगर कोई डिक्टेटर आ जाए, तो इसका हल तो कुछ भी नहीं नजर आता। एक अजीब गदरबूद है बिल्कुल। देखें, जब अनसर्टेनिटी हो या थोड़ा सा गैर यकीनी सूरत हो तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नौजवान नस्ल और जो हमारा बिजनेसमैन है वो मायूस हो रहा है। और इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उसमें जाने भी गंवाते हैं। और जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपना कैपिटल बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी दुबई में मेरा ख्याल है 46,000 बताया है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं लास्ट ईयर में, एक साल में। और आप ये देखिए कि जब से दुबई लीक्स हुआ है, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टीज जो थी वो रिवील हो गई थी, तो अब लोग जो हैं दूसरे मुल्कों की तरफ रुख करते अच्छा, हैं। ये सुबह सुबह तारीख को कैसे देख रहे हैं? देखें, सूबों का तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसको आप ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये इतने सूबे पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान में। और जो लोग ये सूबों को लेके चल रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको पहले जो अटेम्प्ट करना चाहिए कि उनको चाहिए कि आप पंजाब में, आप साउथ पंजाब या बहावलपुर का एक ज़िला बना के पहले पंजाब को तो 2 हिस्सों में कीजिए ना। उसके बाद फिर बाकी जगहों पे, ताकि बाकी जगहों पंजाब में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस मामले में, मासवाए उनके जिनके पॉलिटिकल जो है इंटरेस्ट हैं अपने हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट लेने के लिए। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद पंजाब। बाकी ये जो है आप ये तोजी पेश कर रहे हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हर चीज, आप ये देखिए कि एक काउंसलर बन जाए तो वो ही जो है वही उसके करिंदे जो होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, उनसे फ्री में फ्रूट ले लेते हैं। तो आप 32 नहीं, इससे असेंबलियां मुझे बनाएं। है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं कराना चाहती, अगर सूबे बन भी जाएं तो वो क्या कर लेंगे? उन्होंने तो काम तो करना ही नहीं देना है नेशनल लेवल पर, डिवोल्यूशन तो होनी ही नहीं है। और करप्शन क्या, अगर जो लाहौर में वो मिसाल है ना कि जो जरा लाहौर पहला वो कहीं भी चला जाए वो पहला ही रहता है। तो
सूबे बनने से इनको ये नहीं बता पा रहे कि सूबे बनने से जी गवर्नेंस भी ठीक हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी और बलदियाती डिवैल्यूएशन भी हो जाएगी, ये नहीं बता के दे रहे। देखें अब ये तो जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं कि सूबे बनाने से आप जो है नीचे कहाँ आप एम्पावर क्या करें। इस वक्त हालत ये है कि मैं सभी सूबों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो है सारी पावर्स जो हैं वो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीपीओज, आरपीओज, आईजी उनके पास हैं। जो आपके मेंबर असेंबली हैं मासवा उन चंद के जो के बहुत करीब होंगे। इवन मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स जो हैं उनकी वो जो हैं इन अफसरान को जो कि बड़े बारसूख हैं और बड़े ऊपर तक उनकी पहुंच है, वो उन तक भी नहीं पहुंच पा रहे। तो ये जो है इस इन चीजों से, सूबों से, उनसे जो है ये नारे की हद तक ठीक है, बट प्रैक्टिकली इसकी कंपल्शंस जो हैं फिर और ज्यादा आएंगी। आपको पहले बलूचिस्तान को स्टेबलाइज करना है, आपको केपीके को स्टेबलाइज करना है, आपको सिंध में ग्रीवेंसेस दूर करनी है, उसके बाद ये सूबे आएंगे। और मैंने ये कहा है कि जहां पे हालात ठीक है आप पंजाब से बिस्मिल्लाह कीजिए, व्हाई तो नॉट, बहुत विल डू अच्छा इट। आइडिया है। हम आखिरी उस पर आते हैं कि वजीर दाखिला कम चेयरमैन पीसीबी ज्यादा, रोड शो लंदन से लेकर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। अब कोई 2-4 बजे प्लाजा होटल में प्रोग्राम है। तो ये 7वें नंबर की टीम अमेरिका में कौन खरीदेगा? और अगर कोई पाकिस्तानी खरीद रहा होगा तो वहां तो मामला पहले तय हो जाते हैं, टेंडर नोटिस तो बाद में आता है। जी, लेकिन ये है कि पहले लंदन में रोड शो हुआ और उसके बाद ये हुआ। एक्चुअली जब इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई तो उसने पूरी दुनिया में क्रिकेट में जो है रेवोल्यूशन ले आए। जी। और पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम्स जो थी उनमें वो खिलाड़ी जो इंडिया में खेलता था उस लीग में और वहाँ परफॉर्म करता था, वो ही दुनिया में चमकता था सितारा। तो हमारे भी कुछ लोग गए शुरू में। अब हमने जो है आईपीएल में पाकिस्तान को तो कभी खिलाया ही नहीं उन्होंने। हाँ नहीं वो, लेकिन शुरू में मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं है, अरुण सिंह नहीं गए कोई भी। नहीं। मुझे अच्छा, याद नहीं पड़ता, बहुत गौर से सोच। लेकिन उस मॉडल को फॉलो करते हुए फिर और भी बेशुमार बांग्लादेश लीग बनी। हाँ, अब सब ये जगह शुरू हुआ है। हाँ, तो पाकिस्तान ने भी वो शुरू किया है, लेकिन पाकिस्तान में अब आप देखेंगे हमारे हमारा चूंकि इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, हमारे अदारे जो प्राइवेट हैं, कारोबारी अदारे हैं, वो इतने मुस्तहकम नहीं है कि स्पॉन्सरशिप्स ले आए। अब इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको भी डोमिनेट करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप्स कम्स फ्रॉम इंडिया। और जहां से पैसा आएगा जाहिर है उसकी सुनी जाएगी। पाकिस्तान पीसीबी को भी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं उसमें इंडियन मार्केट की कंट्रीब्यूशन है जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देता है, जहां से वो दूसरे मुल्कों को देते हैं। अब हमारी टीम की, नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, कारकर्दगी ओवर द सर्टन टाइम इस हद तक गिर चुकी है कि अब इंटरनेशनली हमारी टीम को जो बड़ा एक सेलिंग पॉइंट होता था कि पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इवन आपको पता है इंडिया पाकिस्तान मैच जो है दुनिया में वो सबसे ज्यादा देखा जाता था, अब वो भी वन साइडेड हो गया और लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई है। तो जब हम इस हद तक आ जाएं, स्पॉन्सरशिप्स का ये आलम है कि आप एशिया कप में वहां पे पाकिस्तान से एक जो दरमियाने दर्जे की हाउसिंग स्कीम है उसकी स्पॉन्सरशिप की आप पट्टी लगा के या टोपी पहन के जब आप निकलेंगे कि ये जो प्लाट और फाइलें बेचने वाले हैं ये स्पॉन्सर कर रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल मुझे टीम जो को। मैं जो समझना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी बड़े नोजी आदमी हो ना, 10-20 कॉलें तो की होंगी। जो लोग जा रहे हैं, मैंने भी कॉल किया, तो उनका तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बताया जाता है कि 2 नई टीमें आ रही हैं जी जिनका टेंडर भी मैंने देखा है, उनका फ्लायर भी मैंने देखा है। मुझे नाम तो याद नहीं है, शायद एक हैदराबाद और फैसलाबाद की बननी थी। कहा जाता है वल्लाह आलम बिस्सवाब, कभी इकरार तो नहीं किया उन्होंने कहीं, तनवीर अहमद ने यही ह्यूस्टन से, कि वो बहुत इंटरेस्टेड है टीम का लाइसेंस लेने में। तो वो तो शायद इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अगर किसी को दे भी रहे होंगे, 2 टीमें ही बेचनी है ना, स्पॉन्सरशिप तो न्यूयॉर्क से नहीं मिलती। किस चीज की स्पॉन्सरशिप देंगे? यहाँ पाकिस्तानी ऐसा कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं
जो वहाँ बेचेंगे, और वो जो क्राउड देखने आता है, वो एजुकेशन रेट आपको मालूम है, सारी चीजें और इकोनॉमी की कंडीशन, स्पॉन्सरशिप में तो हर चीज देखी जाएगी ना। मैंने एक और मार्केटिंग की है कि जिस एरिया में आप जा रहे हैं, स्टार दे रहा है कि अगर गाड़ी का शोरूम है, उस इलाके में कितनी पैसे बनाने वाले लोग रहते हैं, उनके घर की कीमत कितनी है, वो कपड़े किस तरह के पहनते हैं, उनकी एजुकेशन रेट क्या है। तो पाकिस्तान में क्यों जाएगा कोई? वो बात ठीक है आफाक साहब। मैं तो जो है ये रोड शो जो है इसमें हो सकता है कि पहले से सिलेक्टेड हों, या हो सकता है कि अब क्योंकि अभी उन्होंने जो बेड्स हैं वो उसमें इश्तिहार दिया है और उसकी शायद डेट भी एक्सटेंड कर दी है, तो यू नेवर नो। लेकिन उसमें प्री रेक्विजिट्स हैं, चाहे वो बंदा आपके ह्यूस्टन का हो या कहीं और का भी हो, वो जब आएगा तो वो सर्टेन क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करेगा, तो फिर ही वो टीम में आ सकेगा। ये लेकिन कितना ये कितना सच है कि, क्योंकि आप पाकिस्तान में ज्यादा रहते हैं, यहाँ तो बहुत अरसे के बाद भागा हुआ कैदी लौट कर आया है, कि ये जुआ है, पूरा एक सट्टा है, मार्केट इकोनॉमी से हटकर बड़ी। देखें, ये सट्टा या जुआ जो है, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू पाकिस्तान, ये पूरी No, no, दुनिया no, में I'm not होता talking है। about only Pakistan. हाँ, ये तो इंडिया और पूरी अफ्रीका इसका बेस है। पूरी दुनिया में होता है। अब हम अगर पाकिस्तान में आप रोज सुनते हैं स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई, इतनी नीचे चली गई, तो वो सारा जो है वो मैनिपुलेशन होती है। इसी तरह इसके अंदर भी जो है मुझे याद है कि हम लाहौर रेस क्लब में जो रेसेस होती थी वहां पे लोग बड़े शौक शौक से जाते थे, लेकिन मुझे किसी ने बताया, मैं एक दो दफा गया हूं वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग भी जाते थे, तो वो कहते थे कि रेसें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं कौन जीतेगा कौन नहीं। और ये बात तो आपको भी पता है कि यूएई में कई मैचेस ऐसे होते हैं जिनमें आपके हमारे जानने वाले हमें पहले ही बता देते हैं कि भाई ये टीम जो है ये जीतेगी। तो एग्जैक्टली। हम तो उन चीज़ों में आते नहीं, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि उन पे पैसे लगाएं या उस तरह करें, बट ये एक बहुत बड़ा जरिया है पैसे कमाने का। और क्योंकि हमारे वहाँ पे लोग टिकट मनी जो है, वो वहाँ से टिकट खरीद के आने वाले जो हैं उनकी जो आमदनी है वो पूरा नहीं कर सकती इनके खर्चे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो प्लेयर्स को देने होते हैं। तो उसमें फिर ये जाहिर है ये दूसरी चीजें होती हैं। पाकिस्तान में तो मैचेस की ये सूरत हाल है कि आप टिकट नहीं बिकते तो आप स्कूलों कॉलेजों के बच्चों को फ्री में ला के मैच दिखाते हैं और आप शो करते हैं। अभी आपने जिक्र किया था कि 3 मुल्क की जो ज़िम्बाब्वे, श्रीलंका, जी। पाकिस्तान सीरीज़ हुई है, तो हम तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में क्वालीफाई करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। और नकवी साहब, आई डोंट नो, मेरी उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं, आपके पुराने जो हैं वो जानने वाले हैं, बट वो जो उनके पास ज़िम्मेदारी है एज़ ए इंटीरियर मिनिस्टर, आई थिंक दैट इज़ मच बिगर देन ये पीसीबी। उनको उस तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए रादर देन रोड शो पे। तो पीसीबी का कोई सीईओ भी आ सकता था या दूसरे भी आ सकते थे, तो उनको अभी कल वहां पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला किया है और 4 जी, बच्चे जो हैं। कई लोग जख्मी हैं। जी, तो ये एवरीडे ये चीजें हो रही हैं। यू शुड सिट देयर, यू शुड गो टू कोयटा, यू शुड गो टू पेशावर तो और वहां पे बैठ के फॉरेन करें। इंटीरियर मिनिस्ट्री वो तो नहीं चला रहे ना, ये इकॉनमी, इंटीरियर, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये तो डायरेक्ट चलती है जहां से आपको पता है। मैं उस पर बहस नहीं करूंगा क्योंकि आप फिर मुझ पर तनकीद शुरू कर देंगे, बट यू नो दैट। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ये दो दोस्तों की चैट भी थी, कुछ व्यूज भी एक्सचेंज हो गए, कुछ चीजें आपने सुन ली। हम मिलकर कभी कभी करते रहेंगे, डिपेंड करता है वकास रियाज साहब पर। तो इजाजत दीजिए आज के प्रोग्राम के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।